नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इस समय प्रैक्टिस सेट में अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के वीडियोज आपको मिल रहे हैं, जिसमें अभी इंडियन इकोनॉमी का मिल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिल रहा है, ज्योग्राफी का मिल रहा है, हिस्ट्री का मिल रहा है और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको जल्दी ही प्रैक्टिस सेट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस सीक्वेंस में हम लोग अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं जीसी पांडे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग सेट 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में हम 9वीं टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं और इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें और उनका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल सके, अच्छी व्याख्या मिल सके, जिससे आप एक क्वेश्चन के माध्यम से अधिकतम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग रेडी होंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। किसके बचाने के लिए? हृदयाघात से बचाने के लिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से बचाने के लिए, चिरकालिक मधुमेह से बचाने के लिए, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। फिर से विकल्प पढ़िए आप। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, हृदयाघात से, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, चिरकालिक मधुमेह से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये जो बीटा ब्लॉकर आपकी औषधि है, इसमें जो है ये जो औषधि है, मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा समझिएगा पहले, तब ये बाकी को थोड़ा समझ लीजिए आप। चिरकालिक मधुमेह का मतलब कि इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, पहली चीज तो। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हम ऑप्शन है इसमें ए, क्या सही होगा? हृदयाघात से। करती क्या है ये औषधि? जो बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, करती क्या है? एक्चुअली ये जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक आप जानते हैं उत्तेजना से भी होता है और उत्तेजना का सबसे बड़ा कारण होता है एड्रीनलिन हार्मोन, और ये हार्मोन आपके लिए आवश्यक है। एड्रीनलिन हार्मोन जो है ये आपके लिए आवश्यक है, लेकिन जब इस हार्मोन की मात्रा उस समय ज्यादा हो जाए जब आपकी हार्ट बीट पहले से ही इंक्रीज की हुई हो। ठीक है, आपकी हार्ट बीट क्या हुई हो? बढ़ी हुई हो, बढ़ी हो, और उस समय अगर इस हार्मोन की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? आपका हार्ट बीट बढ़ने में ये योगदान देने लगता है, ये सहायता करने लगता है, और उसमें क्या होता है? फिर आपको हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आ जाता है? हार्ट अटैक, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? हृदयाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयाघात कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक। ठीक है ना। अब ये करती क्या है? ये जो बीटा ब्लॉकर औषधि है क्या करती है? इसी एड्रेनलिन हार्मोन को ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है? इसी एड्रेनलिन हार्मोन को ब्लॉक कर देती है, जिससे इसका जो इंपैक्ट होता है वो बहुत कम होने लगता है और बंदा जो है वो हार्ट अटैक से बच जाता है। यानी जो है, जो हार्ट बीट को इंक्रीज करने में ये हार्मोन हेल्प कर रहा है, वो जो है थोड़ा सा कम हो जाता है और व्यक्ति क्या होता है, उसकी जो है वो मरने से बच जाता है, हार्ट अटैक से बच जाता है। अब अगर हम दूसरे विकल्पों पर बात करें तो उनको समझ लीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोग जानते होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल मेल में होती है। किसमें होती है? केवल नर में होती है। ये एक तरह से जो है, जो हमारा मूत्रोजनन तंत्र है, यूरोजेनेटिक ट्रैक्ट जो हमारा है, यानी हमारा जो मूत्र मार्ग है और जो जनन मार्ग है, आप जानते होंगे वो दोनों एक ही है। ठीक है, एक ही है। फीमेल में ये अलग अलग होता है, लेकिन मेल में क्या होता है? ये एक ही होता है। इनमें जो मूत्र नलिका आती है, जो यूरिनरी ट्यूब आती है, और जो आपकी वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका आती है, वो दोनों एक जंक्शन पॉइंट पर ही, और जंक्शन पॉइंट क्या है? एक तरह से कह सकते हैं, बहुत शॉर्ट समझा रहा हूं आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ही जंक्शन पॉइंट होता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपके एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इर्द गिर्द जो है ये रहती है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? जब यूरिनल ट्रैक्ट को ओपन करती है, जब मूत्र नलिका को ओपन करती है, तो जो वास डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी है, उसको क्या करती है? बंद कर देती है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो नलिकाएं हैं,
ये दो नलिकाएं हैं और इसको मैं एक को व्हाइट से बना दे रहा हूं, ठीक है। ये और अब इसके ऊपर क्या है, मान लीजिए इसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब समझ लीजिए ये एक तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब ये क्या करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका काम इस तरह से होता है कि अगर मान लीजिए ये यूराइनरी ट्यूब है और ये क्या है, वास डिफरेंस है, यानी ये मूत्र नलिका है और ये क्या है, शुक्रवाहिका है। ये क्या है, मूत्र नलिका है और ये क्या है, शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी है। और मैं इन सबको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, तो ये सब ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो शुक्रवाहिनी है यहां पर, अब जब ये मूत्र वाहिनी को ओपन करेगी, प्रोस्टेट का काम क्या है, यहां पर मूत्र वाहिनी को ओपन करेगी और यहां आकर के दोनों ये क्या हो रही हैं, एक जगह पर ही ऐसे ये मिल जा रही हैं और ये आगे आपका पेनिस का आकार हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी मूत्र वाहिका को ओपन करेगा तो ऐसे में ये शुक्र वाहिका को बंद कर देगा, यानी इसको बंद कर देगा, इसको ओपन करेगा, जब इसको ओपन करेगा तो इसको बंद कर देगा। शुक्र वाहिका खुलेगी तो मूत्र वाहिका बंद हो जाएगी, मूत्र वाहिका खुलेगी तो शुक्र वाहिका बंद हो जाएगी। यही प्रोस्टेट का काम होता है बेसिकली, ठीक है। और ये केवल मेल में होती है, यहां आकर के एक ट्रैक्ट में दोनों मिल जाती हैं, यहीं आकर के दोनों ये मिल जाती हैं और फिर यहां से, ठीक है, अगर सीमेन निकलने हैं, अगर यहां से सीमेन निकलना है तो सीमेन निकलेगा और यहां से अगर जो है यूरिन निकलना है तो यूरिन निकलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों साथ साथ नहीं निकलते हैं, और अगर साथ साथ निकल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम है। कभी कभी ओल्ड एज होने पर या कुछ ऑपरेशन वगैरह की गड़बड़ी से क्या हो जाता है, ये प्रोस्टेट सही काम नहीं करती है, तो आपको यूरिन डिस्चार्ज करने में भी, यानी मूत्र जो है उत्सर्जित करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और जनन में भी समस्याएं होती हैं। और कभी कभी ये प्रोस्टेट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, एकदम से बंद हो जाती है, और जब प्रोस्टेट एकदम से बंद हो जाती है तो आपको आपके शरीर से मूत्र का उत्सर्जन ही नहीं हो पाता है, तो अल्टीमेटली प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का एक काम और भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक काम और भी है, जो सीमेन डिस्चार्ज होता है, जिसको हिंदी में वीर्य कहते हैं, जो सीमेन डिस्चार्ज होता है, सीमेन में क्या होता है, जो सीमेन है, इस सीमेन में क्या होता है, सीमेन में एक तो क्या है, स्पर्म है, एक क्या है, स्पर्म है, और प्लस क्या है, फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड है, यानी स्पर्म है, स्पर्म यानी शुक्राणु है, शुक्राणु है, और शुक्राणुओं के साथ साथ क्या है, शुक्राणु के साथ साथ एक तो शुक्राणु है और शुक्राणु के साथ साथ क्या है, एक द्रव है, ठीक है। तो शुक्राणु और द्रव मिलाकर के ही क्या बनता है, ये पूरा सीमेन बनता है, जिसको हिंदी में शुक्र द्रव भी कहते हैं, शुक्र द्रव भी कहते हैं, ठीक है, या इसको पूरा मिला के क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड निकलता है, जो द्रव निकलता है, ये इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से ही निकलता है। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसी प्रोस्टेट ग्रंथि से ही निकलता है और स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, जिससे कि जो है स्पर्म उसमें सर्वाइव कर सके, और साथ में उनको जो उनकी मूवमेंट होती है, गति होती है, कौन सी गति, जो स्पर्म की मूवमेंट होता है, गति होती है, उसको हम बोलते हैं कसाभी गति। क्या बोलते हैं, कसाभी गति, कसाभी गति यानी फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट्स, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट्स, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट्स, ठीक है, कसाभी गति, ऐसी ऐसी जो गति होती है उसे क्या बोलते हैं, कसाभी गति। तो इस गति को करने में भी ये जो द्रव है, फ्लूइड है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, वो सहायता करता है। और चिरकालिक मधुमेह का मतलब होता है लाइफ टाइम
डायबिटीज, ठीक है, यानी जिसको परमानेंट मधुमेह की बीमारी हो गई है, ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर इसमें काम नहीं करता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा तो है CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है। अब इसको कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो CUT पढ़ते हैं तो समझ आता है आखिर CUT है क्या। एक्चुअली ये CUT है, ये कॉपर टी है। क्या है? कॉपर टी। अब इसमें दो शब्द हैं, कॉपर और टी, ठीक है, का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है। कॉपर टी का फायदा हम बता दे रहे हैं, फिर आपको नुकसान बताते हैं। कॉपर टी जो है एक कह सकते हैं कि गर्भ निरोधक उपाय है। क्या है ये? गर्भ निरोधक उपाय है। गर्भ निरोधक उपाय यानी गर्भ निरोधक विधि कह सकते हैं है। अब ये गर्भ निरोधक विधियां जो होती हैं बेटा, वो दो प्रकार से होती हैं। एक तो होती है मेडिसिनल, जिसमें आप दवाओं से आप गर्भाधान को रोकते हैं, ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन ना होने पर इसको रोकते हैं। दूसरा होता है मैकेनिकल। दूसरा क्या होता है? मैकेनिकल, ठीक है ना। अब मैकेनिकल में जैसे आप देख रहे हैं, ये कॉपर टी लगा देना, कॉपर टी लगा देना, या आप जो है कॉपर टी के साथ साथ आप कंडोम का यूज करें, कंडोम का यूज करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं। मेडिसिनल में क्या होता है कि आप मेडिसिन का यूज करते हैं, आप मेडिसिन का यूज करते हैं। और मेडिसिन क्या करती हैं? मेडिसिन क्या करती है, इनको आप जान लीजिए सामान्य भाषा में, कि फर्टिलाइजेशन ना होने पाए उसमें मेडिसिन क्या करती हैं? मेडिसिन स्पेशली जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इस हार्मोन के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं। क्या कर देती हैं? FSH हार्मोन के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं, यानी FSH हार्मोन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा फॉलिकल है, फॉलिकल किसे कहते हैं? फॉलिकल एक तरह से इमेच्योर सेल है। फॉलिकल क्या है? इमेच्योर सेल है। जब इस पर FSH हार्मोन का प्रभाव हो जाता है, जब इस फॉलिकल पर क्या हो जाता है? FSH हार्मोन का प्रभाव हो जाता है, तभी यह क्या हो जाता है? एग में, या कह सकते हैं ओवम में, यानी अंडाणु में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फिर यही अंडाणु जो है जब शुक्राणु से यानी स्पर्म से मिलता है, यही ओवम जो है जब स्पर्म से मिलता है तो क्या हो जाता है? दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। और फिर यही जाइगोट बाद में क्या हो जाता है? इसमें समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। और यही एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या करता है? बाद में एक फेटस बन जाता है, यानी एक शिशु बनने लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये जो है आपका, जो ये कॉपर, ये जो मैंने बताया आपको FSH हार्मोन का प्रभाव मेडिसिनल। अब कॉपर टी क्या करती है? ये मैकेनिकल मेथड है। कॉपर टी क्या करती है, इसको ऐसे संक्षेप में समझिएगा कि मान लीजिए कि ये यहां पर ये पोर्शन है और ये ओवरी का पोर्शन है, ठीक है, ये ओवरी का पोर्शन है। तो टी किसे कहते हैं? टी का मतलब ये, ठीक है, एक कॉपर का छल्ला नुमा संरचना होती है, जिसको क्या किया जाता है? इसको इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से इसको लगाया जाता है कि ये जो छल्ला होता है ये इस तरीके से लगाया जाता है कि एक इधर पार्ट आता है इसका एक ये पार्ट हो गया, और दूसरा इसका एक पार्ट इधर जाता है और एक पार्ट इधर जाता है। अब इससे ये क्या हो जाता है कि ये इधर जाकर के इधर ये दोनों पोर्शन क्या है? ये ओवेरी का पोर्शन है, ठीक है। और ये क्या है? अगर देखेंगे यहां से तो लेफ्ट ओवरी है और ये राइट ओवरी है। क्या है? ये राइट ओवरी है। अब ऐसे में क्या होता है, जब ये लग गया तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो दोनों ही ओवरी में चढ़ नहीं पाता है। और ये ओवरी नहीं, बेसिकली क्या है? ये ओविडक्ट है। ये क्या है? ओविडक्ट है। ओविडक्ट है ये, क्योंकि ये ओविडक्ट जाके खुलती है कहां पर? ओवरी में, ठीक है ना। ये ओवरी है, ठीक। तो अब ऐसे में, और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? ओविडक्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? हमेशा इसको अंडवाहिनी बोलते हैं,
अंडवाहिनी या अंडवाहिका बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये जो जनन तंत्र का वीडियो होगा हमारा, उसमें आप लोग देखिएगा तो मिलेगा पूरा आपको ये चीज, ठीक है ना। तो ये अंडवाहिनी, यहीं पर निषेचन की बेसिकली प्रक्रिया होती है। अब यहां से अगर ये टी इस तरह से लगा दी गई है तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस तरह के शेप में इस तरह से लगा दी गई है ये ऐसे करके, तो ऐसे दोनों साइड में ओवरी है, ओविडक्ट हैं, उनमें स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी हो नहीं पाएगा, निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली जो है इससे क्या होगा कि जो गर्भाधान की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी और एक सर्वमान्य गर्भ निरोधक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये तो इसका फायदा हुआ। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहां पर जब ये छल्ला ऐसे लगा होता है मैकेनिकल, तो कॉपर तो वही है, और कॉपर को आप जानते हैं कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे रिएक्शन करता है। तो कॉपर कई जो है एलिमेंट से रिएक्शन कर जाता है, और उस रिएक्शन करने से क्या होता है, जहां पर ये जैसे मान लीजिए कि ये है और ये है, अब यहां पर जो कि ब्लॉक किया हुआ है ओविडक्ट को, यहीं पर क्या होता है कि इसमें कभी कभी थोड़ा सा इंफेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंफेक्शन हो जाता है, और इस संक्रमण के कारण से क्या होता है कि ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और दूसरे प्रभाव भी कभी कभी आना शुरू हो जाता है। यही पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि रक्तस्राव, दर्द, बेचैनी, ठीक है, बेचैनी या श्रोणि प्रदाहक रोग, तो क्या होगा इसमें, एक्चुअली इसके इस्तेमाल से क्या हो जाता है, बेसिकली रक्तस्राव होता है, यानी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से यानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है, लौह तत्व है, सोडियम है, या ऑक्सीजन है, या आयोडीन है। अब देखिए, आयरन मटेरियल आपकी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन आयरन मटेरियल सबसे ज्यादा नहीं होता है। सोडियम बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलीग्राम में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, उस तो सब सर्वाधिक मात्रा में कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन और आयोडीन की बात करें अगर हम, तो आयोडीन भी आपको माइक्रोग्राम में चाहिए, डेली क्या चाहिए हमको, माइक्रोग्राम में चाहिए, तो इसकी बहुत कम मात्रा में चाहिए। लेकिन आप ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि इसके बिना तो आप बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी आप 3-4 मिनट भी इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसका अमाउंट ज्यादा आपके बॉडी में चाहिए होता है। इसलिए मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। आंसर क्या होगा इसमें, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, कारण हो सकता है। जो ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो किसका कारण हो सकती हैं। देखिए, जो ये सूर्य से आने वाली तीक्ष्ण किरणें होती हैं, आप जानते हैं ओजोनोस्फीयर में क्या होती है, ओजोन परत होती है। क्या होती है, एक ओजोन परत होती है। और ये ओजोन परत क्या होती है, किसकी बनी हुई है, ओजोन की बनी हुई है। ये ओजोन परत जो हमारी है, ये किसकी बनी हुई है, O3 की बनी हुई है, ओजोन की बनी हुई है। और इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाई जाती है। इसकी मोटाई किसमें नापी जाती है, डाबसन एक इकाई है, इसी में इसकी मोटाई को मापा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब O3 पर ये अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ठीक है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो ये क्या होती है, ऑक्सीजन में और ये नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन और ये नवजात ऑक्सीजन मिल करके फिर से ओजोन बनाती हैं। तो ये टूटने की और बनने की प्रक्रिया चलती रहती है प्राकृतिक तौर पर। और जो है ये जो आपका ये सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनको पृथ्वी की तरफ आने से थोड़ा सा ये रोक देती है। इसी कोशिश रहती है कि कम तीक्ष्णता में किरणें आ सकें।
लेकिन आप जान रहे हैं कि इसमें ओजोन की मोटाई जो है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज ऑफ हम तरह तरह के जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, और वो ग्रीन हाउस गैसें इसको क्रिया करके जो ये टूटने की प्रक्रिया है इसको बहुत तीव्र कर दे रही हैं। उस हिसाब से बन नहीं पा रही है, पर इसकी टूटने की प्रक्रिया बहुत तेज है। उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि ये परत पतली होती जा रही है, तो इससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में आ रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म भी हो रही है। अब ये किसका कारण हो सकता है? देखिए, शरीर में लीवर कैंसर का कारण नहीं हो सकती है। क्यों कारण नहीं हो सकती है? क्योंकि लीवर अंदर है और पराबैंगनी किरणें लीवर में नहीं जा सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन गलत है। मस्तिष्क कैंसर, ब्रेन कैंसर के लिए भी कारक नहीं है, क्योंकि ब्रेन एक हार्ड पार्ट है और ये कपाल के अंदर पूरा बंद है, हमारी खोपड़ी के अंदर पूरा बंद है, तो ब्रेन इन पराबैंगनी किरणों से गर्म नहीं होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मुखीय कैंसर के, यानी मुख के कैंसर का भाई ओजोन के थ्रू जो ये पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, यानी जो एक तरह से तीक्ष्ण किरणें, अधिक तीव्रता वाली किरणें आ रही हैं, इससे मुंह का कैंसर कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो बाह्य संपर्क में हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? बाह्य संपर्क में आता है त्वचा, यानी स्किन, ठीक है, स्किन आती है। और होता क्या है, ये तीक्ष्ण किरणें, पराबैंगनी किरणें जो हैं, ये त्वचा को पार कर जाती हैं, और जब त्वचा को पार कर जाती हैं तो त्वचा के जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? स्किन कैंसर बोलने लगते हैं, ठीक है। अब इस स्किन कैंसर को रोकने के लिए ही हमारी बॉडी में क्या बनाया गया है? मिलेनिन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मिलेनिन बनाया गया है। और मिलेनिन को आप लोग जानते होंगे, मिलेनिन जो है एक रंगा ऊतक है। रंगा ऊतक मतलब कलर पिगमेंट, ठीक है। रंगा ऊतक है, कलर पिगमेंट है, जो हमारी त्वचा में रंग उत्पन्न करता है। क्या करता है? रंग उत्पन्न करता है। यानी हम गोरे होते हैं, सांवले होते हैं, काले होते हैं और काले होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अब इसका काम क्या है? ये जो तीक्ष्ण किरणें हैं, ये जो मिलेनिन रंगा ऊतक है, इन तीक्ष्ण किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से ये त्वचा को पार करके हमारे ऊतकों तक, यानी टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती हैं, और त्वचा कैंसर से बच जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे यूरोप वगैरह में जो जिनकी स्किन बहुत फेयर होती है, वो हल्की गुनगुनी धूप में, खासकर बीच वगैरह की वीडियो कर देखे होंगे कभी आप, तो बीच वगैरह पर बहुत कम कपड़ों में जो है कुछ क्रीम लगा के लेटे रहते हैं। उससे क्या होता है कि उस गुनगुनी धूप से उनको त्वचा कैंसर भी नहीं होता, और उनके अंदर मिलेनिन का संश्लेषण भी होता है। इसीलिए जैसे हम लोग मान लीजिए धूप में कुछ देर के लिए गए, तो हमारी कुछ त्वचा जो होती है वो सांवली कुछ देर के लिए हो जाती है, क्योंकि तुरंत ही त्वचा हमारी क्या करती है? मिलेनिन का संश्लेषण करने लगती है, जो हमको स्पेशली तीक्ष्ण किरणों से बचाने का काम करता है। ये हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए ऐसी जगह जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पर सीधे खड़ी रोशनी आती है सूर्य की, वहां के लोगों को नेचर ने ऑलरेडी सांवला या काला बनाया हुआ है, और सांवला और काला होना उनके लिए अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको त्वचा कैंसर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वहां के लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ठंडी जगह के लोग गोरे होते हैं, और गर्म जगह के लोग मतलब क्या होते हैं? काले होते हैं, सांवले होते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? त्वचा कैंसर। क्या होगा इसमें आंसर? आंसर होगा इसमें डी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित यानी स्टोर नहीं होता है? अब देखिए, पहले क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम देखें सामान्य उसमें, तो जो विटामिन हैं साहब, इनको हम क्लासिफाइड करते हैं किसमें? एक हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। यानी जो है, एक हैं वसा में घुलनशील और दूसरे हैं जल में घुलनशील। दूसरे क्या हैं?
जल में घुलनशील, जो वसा में घुलनशील है उसमें मोस्टली कौन आता है? विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, जो जल में घुलनशील हैं उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा, B1, B2, B3, B5 फला फला, और विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है ना, तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल हैं। विटामिन ए, डी, ई और के ये क्या है? फैट सॉल्युबल हैं। अब जितने भी फैट सॉल्युबल हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, इनको तो शरीर में अधिक मात्रा में संचित किया जा सकता है, लेकिन जैसे विटामिन सी है, अब ये विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है, इनको हमारी बॉडी में ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए विटामिन सी के बारे में सामान्य सी बात है कि इनको जो है दैनिक भोजन में, जब भी आप दोपहर में लंच ले रहे हैं, रात में डिनर ले रहे हैं, तो आप डेली इनको लीजिए, कम मात्रा में लीजिए पर डेली लीजिए, क्योंकि इनका शरीर में संचय हो नहीं सकता है। इनकी अतिरिक्त मात्रा जो है वो मूत्र के साथ बाहर चली जाती है, यूरिन के साथ बाहर चली जाती है, तो ये आपके लिए वेस्ट ऑफ हो गया, ये वेस्ट हो गई, बेकार हो गई, आपके लिए अपव्यय हो गया ये। इसलिए ये क्या होती है? इनका शरीर में संचय बहुत कम किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? विटामिन सी हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। तो फिफ्थ में आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम जो है वो प्राप्त किया जाता है। अफीम आप लोग जानते हैं एक पौधा होता है, एक पौधा होता है और उस पौधे में फूल बनता है। क्या होता है? उस पौधे में फूल बनता है और उस फूल से एक दूधिया पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? एक दूधिया पदार्थ निकलता है और हल्का वो चिपचिपा भी होता है, इसलिए उसको हम लेटेक्स भी कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। और ये जो लेटेक्स है इसी को सुखा करके, ठीक है, सुखा करके क्या बनाया जाता है? अफीम पोस्ता बनाया जाता है। ठीक है, और इसी से अफीम को प्राप्त किया जाता है। तो ये किसमें होगा? सूखी पत्तियों से नहीं होगा, जड़ों से नहीं होगा, पके फल के लेटेक्स से नहीं, जबकि किससे होगा? बिना पके फल के लेटेक्स से ये जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा सी। किससे होगा? 6 में क्या आंसर होगा? बिना पके फल के लेटेक्स से मिलता है अफीम। ठीक है, अफीम आप जानते हैं क्या है? एक तरह से ये एनेस्थेटिक है। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हो? निश्चेतक कहते हैं इसको, हिंदी में निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक्स, यानी आपको क्या करेगा? बेहोशी लाएगा आपके अंदर। क्या करेगा? आपके अंदर बेहोशी लाएगा, पर कम मात्रा में लेंगे तो बेहोशी नहीं आएगी, बल्कि क्या हो जाएगी? मदहोशी हो जाएगी। ठीक है ना, और इसमें आप हल्का सा बढ़िया बढ़िया फील करेंगे, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये वाला भी फील करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। दवा के तौर पर ये होता है, ये एनेस्थेटिक्स में आता है, दवाओं में मेडिसिनल यूज है इसका, तो दवाओं के रूप में तो लाभदायक है, लेकिन अगर आपने नशीले पदार्थों के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया इसको, तो क्या है? आपके शरीर के लिए ये हानिकारक हो जाएंगी और बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये व्यापार का माध्यम बन गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है ये। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, एकदम राइट है ये। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में बताया था हमने आपको, जो हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट हैं, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। इसमें जो हीम पार्ट है ये क्या है? ये आयरन पार्ट है। आयरन पार्ट यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको? लौह भाग है। ठीक है, तो क्या है ये? सही सुमेलित है, ये भी है, यानी भी राइट है। खाने का नमक आप सब जानते हैं, खाने का नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है, तो ये खाने का नमक है। लेकिन जो कपड़े धोने का सोडा होता है, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, आप जानते हैं ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम और क्या बोलते हैं?
इसको धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है, यानी कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है। ये पोटेशियम का संबंध जो है कपड़े धोने के सोडा से बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसका संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, फास्फोग्लिसरिक एसिड से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से? नहीं, किससे होती है ये? ऑक्सीजन किससे निकलती है? बेसिकली ऑक्सीजन निकलती है जल से। किससे निकलती है? जल से, ठीक है। ये जल है और इस पर जो क्रिया होती है, ठीक है, तो इसमें जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें क्या होती है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन जनरेट होती है वो किससे जनरेट होती है? जल से जनरेट होती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फूलों के पकने में बढ़ावा देता है? ठीक है, फूलों के पकने में बढ़ावा देता है। फूलों को पकने में कि फलों के पकने में? मेरे ख्याल से ये क्या होना चाहिए, ये जो है ये फलों के पकने में है। ये गलत है, थोड़ा सा सही करते हैं इसको हम लोग। ये ठीक है, कह सकते हैं फलों को पकाने में, फलों को पकाने में सहायता करना। तो फलों को पकाने में कौन सहायता करता है? फलों को पकाने में एथिलीन सहायता करता है, ठीक है ना। फलों को पकाने में एथिलीन सहायता करता है, ठीक है, ठीक है, फलों को पकाने में सहायता करता है। इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम। और ये एथिलीन जो होता है इसको हम एक गैसीय हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये गैसियस स्टेज में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ठीक है, बैगनी, हरा, नीला और लाल। यहां रट लीजिएगा एकदम से, लाल रंग जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। यानी लाल रंग में इसमें जो है वो जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो बहुत तीव्र हो जाती है, तीव्र होती है, क्योंकि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस रंग को ग्रहण सबसे ज्यादा कर सकते हैं। यानी इस रंग को ग्रहण करना उनके लिए क्या होता है? आसान होता है। तो ये क्या हो गया? सबसे ज्यादा प्रभावकारी किसमें होता है? यानी सिंपल से इसका फिनोमिना है, रट लीजिए एकदम से कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। तो कौन प्रभावकारी होगा? लाल रंग सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B2। और विटामिन B2 आप जानते हैं इसमें से जो, अगर विटामिन के देखा जाए तो इसमें कोबाल्ट नहीं होता है, विटामिन B6 में भी कोबाल्ट नहीं होता है और विटामिन B2 में तो बिल्कुल भी कोबाल्ट नहीं होता है। इसमें कोबाल्ट की सबसे, क्या पूछ रहा है, किसमें कोबाल्ट होता है? होता ही नहीं है, सबसे ज्यादा मात्रा में भी होता है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम आप लोग जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन
ठीक है, विटामिन B12, और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, किसका, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है, और ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन होता है, जो इसमें हीम का पार्ट होता है। आयरन एक लौह पदार्थ है, किसका पार्ट होता है, हीम का भाग होता है। तो क्या होगा इसमें, आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसमें हो जाएगा। अगला देखिएगा, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका, विटामिन डी का, विटामिन सी का, B12 का, या विटामिन ए का। गोल्डन चावल मतलब गोल्डन राइस, गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस। एक्चुअली ये जो गोल्डन राइस है, ये गोल्डन राइस जो है, ये आप लोग जानते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, इस गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और जो ये बीटा कैरोटीन है, ये जो बीटा कैरोटीन है, बेसिकली इस बीटा कैरोटीन से हमारी जो बॉडी है, ये विटामिन ए का संश्लेषण करती है। इसी बीटा कैरोटीन से हमारी बॉडी जो है वो विटामिन ए का संश्लेषण करती है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि गोल्डन चावल से हमें क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, ठीक है ना। और आप जानते जो कि इसमें इसका जो बीटा कैरोटीन है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये जो बीटा कैरोटीन है, इसी के कारण से इसका सुनहरा रंग होता है। क्या होता है, इसी के कारण से इसका सुनहरा रंग होता है, गोल्डन रंग कलर होता है। और सुनहरा रंग जो होता है, जो ये गोल्डन कलर है, सुनहरा रंग है, इसी के कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस भी कहते हैं। तो क्या होगा इसमें आंसर, विटामिन ए होगा। अगला देखते हैं, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, जिसमें लोग स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि निद्रा में आंखें आधी खुली होती हैं। फिर अगला कह रहा है कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। फिर कह रहा है कि निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि ये और कई तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, स्लीप एपनिया नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, पता चला कि जो है कोई नींद में चल रहा है तो आप बोलेंगे स्लीप एपनिया है, वास्तव में वो गंभीर बीमारी है। इसमें ना तो ये होता है, ना ही ये होता है, और ना ही ये होता है। कोई खर्राटा ले रहा है और आप समझ लें कि जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, खर्राटा एक गलत चीज है, ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या कि इसमें जो श्वास होती है, ठीक है, जो आपकी ब्रीदिंग होती है, ये क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, ठीक है ना, ब्रीदिंग बाधित हो जाती है। और इस अगर ब्रीदिंग आपकी बार बार बाधित हो रही है तो हो सकता है कि आपको दमा या अस्थमा भी हो जाए, दमा या अस्थमा भी हो सकता है, ठीक है ना, या आपका हार्ट अटैक का रीजन हो सकता है, ठीक है, भविष्य में। इसलिए अगर ये प्रॉब्लम है किसी को तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर हो जाएगा सी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वह होती है पांव से ली गई सिरा, अग्रहस से ली गई धमनी, सीने ऑब्लिक छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली जो कोरोनरी धमनी है, ये कहां से, अगर ब्लॉकेज आ जाता है क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग इसको।
एक्चुअली आपका जो हार्ट है, बेसिकली मान लीजिए सपोजेट कि आपका हार्ट है ये, और इस हार्ट में जो है एक आर्टरी आती है, ठीक है, और वो आर्टरी जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है, और वो दो होती है एक तरह से, ठीक है ना, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। ये वो आर्टरी होती है जो आपके हृदय की पेशियों को, हृदय की पेशियां जो हृदय जिससे बना हुआ है आपका हार्ट, उनको क्या करती है, ये रक्त की आपूर्ति करती है, रक्त की आपूर्ति करती है। यह रक्त की आपूर्ति से, रक्त से ही तो सारी, जैसे अन्य शरीर की कोशिकाएं हैं ऐसे ही आपके शरीर में रक्त कोशिकाएं भी हैं, ठीक है ना, ऐसे ही आपके हृदय कोशिकाएं हैं, जैसे अन्य अंगों की कोशिकाएं हैं वैसे ही आपके शरीर में हृदय की कोशिकाएं भी हैं। इनको भी क्या चाहिए, इनको भी रक्त चाहिए। क्यों, इनको भी ऊर्जा चाहिए भाई, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए। सब कहां से मिलेगा, इनको भी पोषक पदार्थ चाहिए, कहां से मिलेगा, रक्त से ही मिलेगा। तो ये इन्हीं के द्वारा ये रक्त यहां पर आता है, यानी हृदय की पेशियों को रक्त की आपूर्ति कौन करता है, कोरोनरी धमनी करती है। जितना हृदय रक्त पंप करता है एक बार में, जितना हृदय रक्त पंप करता है एक बार में, उसका 10% पार्ट, ठीक है, 10% कहां जाता है, खुद हार्ट अपने लिए ले लेता है। कहां जाता है वो, हार्ट मसल्स में जाता है। किसके थ्रू जाता है, इसी कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। 15% कहां जाता है इसका पार्ट, ब्रेन में जाता है। 20% कहां जाता है, किडनीज में जाता है। कहां जाता है, किडनीज में जाता है फिल्टर होने के लिए। 30% जो है, 30% पार्ट कहां जाता है, अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक नहीं। 30% जो पार्ट है ये आपका जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जाता है, यानी पाचनांगों में जाता है। 10% स्वयं हृदय में, 15% मस्तिष्क में, 20% किडनी में, 30% पाचनांगों में, और ठीक है, और जो अदर परसेंट बचा, जितना भी जो कुछ बचा वो कहां जाता है, वो अदर पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है ना। बल्कि ये जो 30% है एक्चुअली ये 25% है, ठीक है, ये क्या है 25% है, और इसके बाद जो बचा ये 30% है, ठीक है, ये अनंगम चला जाता है। अब जो ये 10% पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो है वो किससे कहां जाता है, आपके हार्ट में जाता है। किससे जाता है, कोरोनरी आर्टरी से जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी ही कभी कभी ब्लॉक हो जाती है। तो इस कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक होने का मतलब क्या होता है, इसके ब्लॉक होने का मतलब होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से क्या होता है, इसका जो आंतरिक व्यास है, जो इंटरनल डायमीटर है, ये देखिए मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल है, जम गया अंदर 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 इसके, तो इसका इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यास क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यास कम हो जाएगा। और जब आंतरिक व्यास कम हो जाएगा तो इसमें जो रक्त है, मान लीजिए रक्त है, तो इसकी रक्त की आपूर्ति कम हो जाएगी ना, रक्त पूरी तरह से बह नहीं पाएगा ना इसमें। तो आपके हार्ट को, मसल्स को, आपके जो हृदय है उसकी जो है पेशियों को रक्त की पूरी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली वो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, ठीक है ना। तो और जब ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, अगर मान लीजिए कि ये कोलेस्ट्रॉल और बढ़ता चला गया, ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, और इतना ज्यादा जम गया और जम गया, तो अल्टीमेटली जो ब्लड का पोर्शन बहने का है वो एरिया तो और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जितना ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ेगा उतना ज्यादा ही इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो एक समय बाद इसको साफ किया जाता है। साफ करने का कुछ विधियां हैं। पहली तो है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी किया जाता है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी साफ नहीं हो पाता है तो इस पूरी आर्टरी को बदलने का काम किया जाता है, और उसे ही बोलते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी, ठीक है ना। इसी को हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हार्ट के ब्लॉकेज हैं उनको ओपन किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो जो आंसर होता है वो, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा आंसर इसमें, ए। यहां पांव से पैर का जो थाई का पार्ट है, यहां पर इस पैर के पार्ट से एक वेंस निकालते हैं। वेंस इसलिए निकालते हैं क्योंकि वेंस को निकालना हमारे लिए आसान है, और आर्टरी को निकाल देंगे क्योंकि वेंस है, और भी कई वेंस होती हैं, ब्लड धीरे धीरे ऊपर चला ही जाता है। लेकिन अगर आर्टरी को निकाल लिया गया तो एक तो निकालना संभव नहीं है क्योंकि नीचे होती हैं, पतली होती हैं। दूसरा
उससे आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से एक वेंस को निकाल लिया जाता है, एक सिरा को निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उसको क्या किया जाता है, ये जो कोरोनरी आर्टरी जो यहां पर पहले से थी, इसी के बगल से ऐसे एक बाईपास बना देते हैं, यानी जो यहां पर जुड़ी थी अब ये यहां पर इसको ला करके ऐसे ही जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जो ये वाली थी, ये वाली, इसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, या इसको रहने दिया गया, यहां से अलग से एक जोड़ देते हैं। और अब जो रुधिर की आपूर्ति है, वो किससे होने लगेगी, इससे होने लगेगी, यानी एक दूसरा रास्ता बना दिया गया। उसी को क्या बोलते हैं हम, बाईपास सर्जरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये लिखा है यहां ऊपर देख रहे होंगे आप लोग, बाईपास सर्जरी बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो ये क्या हो गई यहां पर, बाईपास सर्जरी। इसको हमने हार्ट के टॉपिक में और अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, बाईपास सर्जरी तो कहां से ली जाती है, पांव से इसको लिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है। शल्य तकनीक मतलब सर्जिकल टेक्निक। ठीक है, तो तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। कह रहा है किसके द्वारा उपचार करते हैं, किसका, घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब जोड़ों का, यानी ये वाले जोड़ की बात कर रहा है। एड़ी मतलब एंकल की बात कर रहा है यहां पर। घुटने के जोड़ों का यानी ये जो नी जॉइंट्स है हमारा, इसकी बात कर रहा है। आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, ए आंसर होगा। जो घुटने होते हैं दोनों, जैसे जो मुड़ते हैं यहां पर, तो ये घुटने के जोड़ों में बेसिकली क्या होता है, यहीं पर कार्टिलेज जमा होता है। क्या होता है, कार्टिलेज लगा होता है। और इसी कार्टिलेज को क्या किया जाता है, ये जो कार्टिलेज है, आप जानते हैं कार्टिलेज ऐसे जब चलता है तो हड्डियों को आपस में घिसने से क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है, हड्डियों को घिसने से ये बचाता है। लेकिन जब ये कट जाता है तो आपको ऐसे मोड़ने में, सिकोड़ने में, यहां पर इस घुटने को ये प्रॉब्लम करता है। तो इसी को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, या इसी को बदला जाता है। ठीक है, इसको हम नी ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। ठीक है, घुटना प्रत्यारोपण भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिसर्चिंग। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए आंसर हो जाएगा। 15 में ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल के निम्न में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। अस्पताल के निम्न में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। अब ये क्वेश्चन जो आपका है, ये इस तरह से पूछ रहा है कि इसका संबंध किस विभाग से है। कैथ लैब जो होती है उसका संबंध किस विभाग से है। एक्चुअली कैथ लैब आप जानते हैं, एक्चुअली इसमें कैथेड्रल डाला जाता है, कैथेड्रल। और ये कैथेड्रल वही है जो आपकी इस कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज को रोकने का काम करती है। तो और उसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, हार्ट से है, यानी हृदय से है। ठीक है ना, और हृदय का संबंध किससे है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से है। किससे है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा इसमें, आंसर क्या सही होगा, आंसर सही होगा इसमें सी। अस्पताल के निम्न में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, किसमें होगी, कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरिब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें सेरिब्रल पॉलिसी जो है वो छोटे बच्चों में होती है। जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, छोटे बच्चों में कि उनके ब्रेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, और बच्चे का जो है मस्तिष्क है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो वृद्धों में नहीं, ड्रग नशेड़ियों में नहीं, ठीक है, छोटे बच्चों में प्रॉब्लम करता है, महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 17 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से
प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस परिघटना को जो है वो कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए आंसर इसमें फिलहाल बी होगा, आंसर इसमें बी होगा, पर क्यों होगा इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ दरअसल हमारे शरीर में दो तरह की चीजें होती हैं, या केमिस्ट्री के आधार पर देखें इसमें तो एक होता है फास्फोरेसेंस, एक होता है फास्फोरेसेंस और एक होता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस और एक होता है फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। फास्फोरेसेंस जो है ये जब, यानी इसको हम बोलते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ, प्रतिदीप्त पदार्थ, ठीक है, प्रतिदीप्ति पदार्थ और स्फुरदीप्ति पदार्थ, प्रतिदीप्ति पदार्थ और स्फुरदीप्ति पदार्थ, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, एक में जब प्रकाश पड़ता है उनके ऊपर तो उनको अवशोषित करके और अपेक्षाकृत तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और एक में क्या होता है कि जब प्रकाश पड़ता है तो उसको अवशोषित कर लेते हैं पहले और बाद में जो है उस प्रकाश को निकालते हैं। तो इन दोनों में से तो ये होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, और जो इसमें आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। और जो ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं ये एक तरह से क्या है, ये फोटोफर विशिष्ट एंजाइमों एवं प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और ये जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, और ये भी क्या करते हैं, पहले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और फिर जब अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा होता है तो अंधेरे में इस प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, इस प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, यानी इस प्रकाश का उत्सर्जन होता है। याद रखें ये रात भर इसलिए नहीं निकाल पाते, जैसे जुगनू होता है, रात भर नहीं, कुछ घंटों, 2-3-4 घंटों तक ज्यादा निकालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे का प्रकाश क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब किए रहते हैं उतना ही ये उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला होगा, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आप जानते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का संबंध भी इससे है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नर हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी मादा हार्मोन है, स्त्रियों में ही निकलता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का संबंध किससे, रजोनिवृत्त से नहीं है, यानी जो मेनोपॉज होता है मेनोपॉज से नहीं है, ठीक है। मेनोपॉज का मतलब होता है मासिक धर्म की समाप्ति, मासिक धर्म की समाप्ति, यानी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है महिलाओं में, उसकी समाप्ति, उसकी एंड, ठीक है ना। एक्चुअली इस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एस्ट्रोजेंस हार्मोन, एस्ट्रोजेंस हार्मोन। और जैसे जैसे ये हार्मोन समाप्त हो जाता है वैसे वैसे महिलाओं में क्या होता है, ये रजोनिवृत्ति की का जो मामला होता है वो होता है। तो अल्टीमेटली इसमें आंसर क्या सही होगा, सी आंसर सही होगा, इसमें होगा एस्ट्रोजेन हार्मोन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन यानी टीएनटी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी टीएनजी, ये दोनों ही क्या है, एक ये सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड एक्सप्लोसिव है, सॉलिड एक्सप्लोजन है, ये क्या है, लिक्विड एक्सप्लोजन है, यानी ये एक द्रव विस्फोटक है, और वो सब क्या है, एक ये ठोस विस्फोटक है और ये तरल विस्फोटक है।
साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, ये आरडीएक्स का नाम है, रासायनिक नाम है किसका? साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन किसका? आरडीएक्स का नाम है। और आरडीएक्स के कुछ और भी नाम हैं। इसको हम प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी कहते हैं। क्या है? प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी कहते हैं। इसको हम अमेरिका में साइक्लोनाइट भी कहते हैं। अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं। जर्मनी में इसको हम हेक्सोजन भी कहते हैं। हेक्सोजन भी कहते हैं। और इसी को कोई बात नहीं, थोड़ी सी लेक हुआ है, फिर से बोल दे रहा हूं मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, हाँ सॉरी, ठीक है। ठीक है, ये बता रहे थे आपको क्या? प्लास्टिक आरडीएक्स साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन का वैसे नाम क्या है? आरडीएक्स। भारत में, पाकिस्तान में यहां क्या बोला था? आरडीएक्स बोला जाता है। इसको प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी कहते हैं, साइक्लोनाइट भी कहते हैं। कहां पर? अमेरिका में। हेक्सोजन कहते हैं जर्मनी में। लेकिन इटली में बोलते हैं इसको T4। क्या बोलते हैं इटली में? T4 कहते हैं इसको। ठीक है, T4 भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं। ये भी विस्फोटक है, यानी ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही विस्फोटक हैं। क्या है? तीनों विस्फोटक हैं। लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या पूछ रहा है? एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ठीक है, कौन विस्फोटक पदार्थ है ये नहीं पूछ रहा है, कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो नहीं कौन है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये क्या है? ये एक निश्चेतक है। निश्चेतक है, यानी एनेस्थेटिक है। क्या है ये? एनेस्थेटिक है जो है, और यानी आपको ये बेहोश करने में, निश्चेत करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? आंसर होगा डी। ठीक है, ये आंसर शीट दे रहे हैं आपको हम अगले। तो ये आपकी आंसर शीट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और क्वेश्चंस को मिलाइए। हमने कोशिश किया है आपको एक्सप्लेन करने की अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या कुछ आप और जानना चाहते हैं तो कोचिंग के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या यहां पर भी आप कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को, और आपके एग्जाम तक हम एक पूरी सीरीज आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ देने की कोशिश करेंगे। अभी अन्य सब्जेक्ट की भी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी पूरी और जो क्वेश्चंस हैं, मॉडल क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।